हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन 2.0। आज हम लोग एग्रीकल्चर के सीरियल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे आगे की तरफ। राइस के साथ साथ वीट के भी टॉपिक्स को हम लोग टच करने का ट्राई करेंगे। बट उससे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को बता देती हूँ कि ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आईसीएसई के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स के व्यूज़ पा सकते हैं, एक्सप्लेनेशंस पा सकते हैं एंड इवन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन भी पा सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल लेक्चर्स चाहिए तो कथा मंथन के चैनल पे जा करके उसके पास जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। सो फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट विद द राइस। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोग को डिस्क्राइब किया था किस टाइप का क्रॉप है, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है जो कि उसको एक पर्टिकुलर जगह में कल्टीवेट होने के लिए उस जगह को सक्षम बनाते हैं, वो सब पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए। किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं राइस के ग्रो में एंड इन फैक्ट व्हाट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ सीड्स यू विल दैट हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ये जनरली 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है एसएससी में कि किस टाइप के सीड्स जो है राइस का बेटर ग्रोथ करते हैं। तो उस क्वेश्चन का आंसर है HYV, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स for rice are very good for rice cultivation। मेनली जो पुअर फार्मर्स होते हैं वो इसको आइदर अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर वो इस बारे में जानते नहीं हैं इलिटरेसी के कारण। बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बनाए गए हैं जिससे कि उनको ये बात पता चले और वो उनको कम दामों में ये सब वेराइटी ऑफ सीड्स मिल पाए ताकि वो अपने खेत में उगा पाए। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रोसेसिंग ऑफ राइस। प्रोसेसिंग ऑफ राइस मीन्स राइस कल्टीवेशन के बाद क्या क्या चीज़ें लगती हैं जो कि उसको इंडस्ट्रीज़ में लेके जाने के लिए काम आती है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाय हैंड यूजिंग अ सिकल एंड द कट क्रॉप इज़ देन अलाउड टू ड्राई इन द फील्ड फॉर 3 to 4 days। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हाथों से किया जाता है और इसे करने के बाद 3 से 4 दिन के लिए उन क्रॉप्स को मैदान में खुला छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो सूख जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं राइस क्रॉप्स बहुत ही वेट लैंड में ग्रो किए जाते हैं, इसलिए उसको खुला छोड़ दिए जाते हैं 3 से 4 दिन के लिए ताकि वो सूख जाए। थ्रेशिंग इज डन बाय बुलॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द chaff। In some rural areas, the sheaves are beaten against the bars across rounded wooden tubs so that the grain falls into the tub. Rice with its husk is known as paddy. Other methods of processing rice are मेनली थ्रेशिंग जो है उसको क्या किया जाता है, उसको टब के ऊपर मार मार के जितने भी राइस के जो मेन क्रॉप है वो सब उसमें से झड़ के निकल जाते हैं और उसका जो ग्रेन जो बच जाता है उसके ऊपर वाला छां वो सब जो है टब में निकल जाते हैं। मेनली इसे हम लोग राइस को जब अपने ग्रेन के अंदर रहता है वो तो उसे हम लोग पैडी बुलाते हैं। और इसके अलावा जो 2 और मेथड्स हैं राइस के कल्टीवेट करने के वो है हैंड पाउंडिंग एंड पॉलिशिंग। हैंड पाउंडिंग विच प्रिजर्व्स न्यूट्रिशन, इट इज़ डन बाय वुडन मोर्टर पाउंडेड बाय लॉन्ग वुडन पेसल। और पॉलिशिंग टू राइस मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड प्रिजर्व इट, however it loses much of its nutritive value when polished. It is done in rice mills where it passes between varying sets of hullers and rollers। हैंड पाउंडिंग मेनली हाथों से की गई वुडन मोटर पाउंडेड मशीन्स पे की जाती है हाथों से मैन पावर लेकर के। और पॉलिशिंग मेनली फैक्ट्रीज में की जाती है ताकि वो राइस जो है बहुत ही बेटर क्वालिटी का लगे और वो शाइन करे, इसलिए पॉलिशिंग की जाती है। बट हैंड पाउंडिंग से राइस के न्यूट्रिशंस उसके अंदर रहते हैं, बट पॉलिशिंग से उसके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप ऑफ राइस। मेनली राइस के किस तरह के टाइप्स होते हैं। राइस यूजुअली 2 टाइप के होते हैं। एक 1 टाइप ऑफ राइस जो कि मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है और ये मार्च और अप्रैल में इसके दाने डाले जाते हैं और ये हार्वेस्ट किए जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के मंथ में। और कुछ राइस जो होते हैं जो कि लो लाइंग एरियाज़ में जहाँ इनको कल्टीवेट किया जाता है तो इनका जो हार्वेस्टिंग है वो अक्टूबर नवंबर में किया जाता है और इसको बोया जाता है जून के महीने में। ये राइस जो है वो इंडिया के लो लैंड वेराइटीज़ के राइस है और मेनली हिली रीजन्स ऑफ इंडिया में झूमिंग से लेके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता था राइस कल्टीवेशन के लिए। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्टेट्स जहाँ पे राइस का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, इसमें से
जो 15% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन इंडिया है वो तमिलनाडु से होता है। तमिलनाडु इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। और इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हार्वेस्टिंग 3 क्रॉप्स पर ईयर इन ऑटम, विंटर एंड समर। 3 बार यहाँ पे कल्टीवेशन होते हैं राइस क्रॉप्स के, मेनली ऑटम में, मई जून में, सितंबर अक्टूबर में। विंटर में इसको अमान क्रॉप कहा जाता है और समर में इसको बोरो क्रॉप्स से कहा जाता है। ये मेनली लो लाइंग मार्शी लैंड ऑफ पुअर क्वालिटी में मिलता है, जो कि 85% ऑफ बोरो क्रॉप है। और इसके अलावा और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा, यहाँ पे भी राइस ग्रोथ ग्रो किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि हुआ था मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, केरला और तमिलनाडु के स्टेट्स में। ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि ग्रीन मेथड से कल्टीवेशन को करना और उसमें जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको भी यूज़ कर लेना। सो ऑल दीज थिंग्स comes under rice study for ICSE geography। अब इसके बाद आता है वीट जो है वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है और ये वर्ल्ड के बहुत बड़े पॉपुलेशन को फीड करता है। बट इसका रैंक जो है इंडिया में राइस के बाद आता है। और सब लोग बिलीव करते हैं कि वीट का कल्टीवेशन इंडिया में ही मतलब स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कॉलर्स एंड टाइप्स ऑफ वीट, स्प्रिंग एंड विंटर वीट आर 2 वेराइटीज़ ग्रोन इन USA, कनाडा एंड रशिया। वीट जो है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्प्रिंग एंड विंटर। और ये कौन कौन से कंट्रीज़ में उगाए जाते हैं? USA में, कनाडा में एंड इवन रशिया में भी उगाए जाते हैं। स्प्रिंग वीट इज़ कल्टिवेटेड इन इंडिया। और इस जो हार्डर वेराइटी ऑफ वीट होता है, जो स्प्रिंग वीट है, वो इंडिया में उगाया जाता है। और मेनली ये उगाया जाता है इंडिया में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में, जहाँ पे बहुत ही अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। इरिगेशन मतलब वाटर को टेम्परेरी वे में सप्लाई करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। और इसके जो हार्डर वैरायटी है, यानी कि वीट का जो सख्त वैरायटी है, वो है मैकरोनी वीट, और जो कि ग्रो किया जाता है साउथ इंडिया में, जहाँ पे ब्लैक क्लेई सॉइल है और यहाँ पे इरिगेशन की कोई भी तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो मेनली हार्ड वैरायटी ऑफ वीट, जिसके लिए पानी कम लगता है, उसको साउथ इंडिया जैसे स्टेट्स में उगाया जाता है। मेनली क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती। और ये मेनली कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ पे ब्लैक सॉइल फाउंड किया जाता है, यानी कि लावा से जनरेट हुआ सॉइल। Now temperature conditions that is necessary for the growth of wheat is 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर। और राइपनिंग के टाइम जब वो मतलब पक जाते हैं तब उसको 20 से 25 डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए पक जाने के बाद। और इसका रेनफॉल है 50 से 100 सेंटीमीटर, जो कि मेनली इसलिए इसको मेनली पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में उगाया जाता है। सो इसके बाद जो है वो जो स्टेट्स, इसके बाद जितने भी स्टेट्स आते हैं इंडिया में जहाँ पे ये वीट को उगाया जाता है, उसमें से कुछ हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और अलग अलग स्टेट्स। यहाँ पे जो फंगी डिजीज़ेज है, मेनली जो वीट प्लांट्स है, उसको बहुत ही सावधानी से उगाया जाता है क्योंकि उसमें बहुत तरह की फंगस जैसी डिजीज़ेज आ जाती हैं, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ वीट इससे बहुत कम हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्रॉप दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मिलेट्स। मिलेट्स के अंडर में जो क्रॉप्स आते हैं वो है ज्वार, बाजरा, रागी जैसे खरीफ क्रॉप्स, जो कि एडिबल सीड्स है, मतलब ईटेबल सीड्स है। इसके जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हम लोग खा सकते हैं। ये चीफ क्रॉप्स है मेनली कहाँ के? यूरोप के, एशिया के और अफ्रीका के। और इनको यहाँ पे उगाया भी जाता है बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़ में। यहाँ पे जो मेनली ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जो कि मिलेट्स जैसे रफ क्रॉप्स को उगाने के लिए चाहिए, वो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, रेनफॉल 50 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक। और सॉइल जो है वो स्पेशली कुछ नहीं है, बट इन्फीरियर काइंड ऑफ एलुवियल सॉइल, जो कि बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड और फर्टाइल नहीं होता, वो भी ज्वार, बाजरा और रागी जैसे खरीफ क्रॉप्स यानी कि मिलेट क्रॉप्स को उगाने में बहुत ही अच्छा होता है। और इसको
पकने में 4 से 6 महीने लगते हैं। मिलेट्स आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप्स एज दे आर हार्ड, ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट एंड देयरफॉर कल्टिवेटेड इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द मानसून। जैसे कि मैंने कहा, इसमें अलुवियल सॉइल को ज़्यादा न्यूट्रिशन और वाटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं वो मेनली ड्राई क्रॉप्स होते हैं, और इन ड्राई क्रॉप्स को डेक्कन प्लेटू से लेकर के बहुत सारी ऐसी जगहों में उगाया जा सकता है जहाँ पे मिट्टी में इतना पानी नहीं होता। नाउ कमिंग ऑन टू द ज्वार। ज्वार जो कि सोरगम या छोलम भी कहलाता है, वो एक खरीफ एज वेल एज राबी क्रॉप है। राबी और खरीफ दोनों क्रॉप है। क्या है ज्वार? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ सकता है कि नेम अ क्रॉप विच इज़ ए राबी क्रॉप एज वेल एज अ खरीफ क्रॉप, और इस क्वेश्चन का आंसर है ज्वार, जिसे हम लोग सोरगम या छोलम भी कहते हैं। ये जो क्रॉप है, इसको उगाने के लिए जो मेन जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसमें से टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, और एनुअल रेनफॉल 20 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर होने चाहिए, और सॉइल जो है वो ड्राई सॉइल होना चाहिए, और बेस्ट है कि लोमी सॉइल होना चाहिए। और इसको उगाया जाता है मेनली हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, जहाँ पे ज्वार जो है एक खरीफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू दी बाजरा, कुंबू, ये भी एक खरीफ एज वेल एज ए राबी क्रॉप है। और इसके अलावा रागी, ज्वार, बाजरा, ये तीनों एक राबी एज वेल एज खरीफ क्रॉप है। मेनली जो जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स है बाजरे के लिए, उसमें रेनफॉल जो है कम से कम 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और ये मेनली गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स में उगाया जाता है। मेनली आप क्या कर सकते हैं, जितने भी नाम मैंने बताए हैं आपको, उनमें से कॉमन नेम्स आप लोग स्टडी करके सब में लिख सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दी रागी, जिसको नाचमी भी कहा जाता है, और ये खरीफ और राबी क्रॉप दोनों हैं। इसके ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि टेम्परेचर, इसको एक एक्यूरेट टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिसमें ये उग सकता है। इसके अलावा इसको रेनफॉल चाहिए 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक, और इसको सॉइल जो है वो बहुत ही सारे वैरायटी के सॉइल में ये उग सकता है। रागी जो है मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में फूड और फोडर की तरह यूज़ किया जाता है। पल्सेस में मेनली जो है खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड एज राबी क्रॉप्स ऑफ द साउथ। पल्सेस को मेनली खरीफ क्रॉप्स की तरह उगाया जाता है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप्स की तरह उगाया जाता है साउथ में। तो मेनली जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जो कि पल्सेस को उगाने के लिए चाहिए, उसमें टेम्परेचर जो है कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, और रेनफॉल जो है 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और सॉइल जो है वो ड्राई और लाइट होना चाहिए, हल्का सॉइल। मेनली पल्सेस जो हैं उसके अंदर बहुत तरह के क्रॉप्स आते हैं, जैसे कि पीस, बीन्स, लेंटिल्स, फूड ग्रेन्स, ग्राम, चना, और बहुत तरह की दाल जैसे मूंग, मसूर, तूर, उड़द। ये सब बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन और रिच इन प्रोटीन्स होती हैं, और ये बहुत ही वेजिटेरियन डाइट में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी कि ये प्लांट्स अगर आप मिट्टी में डालते हो तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये मिट्टी में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर के मिट्टी के अंदर डालते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए या लिख लीजिए। दे आर लेग्यूमिनियस प्लांट्स विद ए हाई नाइट्रेट कंटेंट एंड हेल्प टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन, hence grown in the course of crop rotation, useful for production of oil। मेनली इसे क्रॉप रोटेशन के दौरान उगाया जाता है, मेनली तब जब कोई क्रॉप जो है न्यूट्रिशन एक्सेस मात्रा में सॉइल से ले लेता है तब इसे उगाया जाता है, ताकि सॉइल में वापस से नाइट्रोजन आ जाए, और इसे ही हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। और ये जो पल्सेस है इसके मेनली जो पोषण है बहुत सारी चीज़ों में से ऑयल भी निकलते हैं, और ये मेजर यहाँ पे ग्रोथ जो है पल्सेस का वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में मिलता है। सो फ्रेंड्स, मेनली ये था हम लोग का
cereal crops that are grown in India, their geographical conditions and all types of question that may come in geography ICSE exams. So friends, एग्रीकल्चर पार्ट 1 में एग्रीकल्चर के डेफिनेशंस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, उसके वेराइटीज़, ये सब डिस्कस हो चुके हैं. इसके बाद सीरियल क्रॉप्स में राइस, व्हीट, मिलेट्स के अंदर ज्वार, बाजरा, रागी और पल्सेस, ये सब को बारे में मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ. ये वाला आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए. मेनली एग्रीकल्चर पार्ट 1 से यही चीज़ें आएंगी. नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जो कि है एग्रीकल्चर पार्ट 2 इंडस्ट्रियल, यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिससे मेनली बिजनेस किए जाते हैं. सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन 2.0. प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.